Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो हमारे पास फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें हमने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है एंड हमें आगे भी करना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है, ये बात आपको पता है। एंड फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी से हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट। अब बेटा फूड में पांच बेसिकली कंपोनेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये पांच कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए किस लिए फायदेमंद होते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ हमारी बॉडी की करते हैं एंड हमें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, राइट। बेसिकली दो मेजर सोर्सेज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करता है, ये एक मेजर सोर्स हुआ। और प्लांट से जो हमें फूड मिलता है उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, राइट। एनिमल्स जो हमें फूड प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इस चैप्टर का एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पढ़ना क्या है, हम अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से मैनेज करते हैं। हमारी डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम इस पॉपुलेशन के लिए फूड की सप्लाई को कैसे इंक्रीज करते हैं, राइट। हमें यहाँ पर दो रिवॉल्यूशन के बारे में जानना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एंड वाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क से रिलेटेड है, राइट। यहाँ पर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, उसके अलावा डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जो इंप्रूवमेंट्स होता है हमारी क्रॉप की यील्ड में, जो क्रॉप का अमाउंट होता है वो कैसे किया जा सकता है, इसको समझने के लिए हमें तीन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी में इंप्रूवमेंट। जो हमारे पास क्रॉप की वेराइटी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन करना होता है या फिर कोई जीन, अपनी डिजायर्ड जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना होता है। आपको घबराना नहीं है, मैं सब समझा दूंगी कि ये क्या होता है। देन आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप किस तरीके से फर्टिलाइजेशन देते हो, किस तरीके से मैन्यूर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हो, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रॉप पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो क्रॉप हमारी तैयार हो जाती है उसके अंदर जो वीड्स वहाँ पर लग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पर होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो बेसिकली ये सब इस चैप्टर के अंदर है। एंड एट द एंड हमने क्या पढ़ना है, जो स्टोरेज हमारे पास हो जाता है, जब हम क्रॉप पूरी तैयार कर लेते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसका स्टोरेज जो होता है ग्रेन्स का, वो किस तरीके से बेहतर हम कर सकते हैं, राइट। एट द एंड हमने पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जहाँ पर हम कैटल फार्मिंग की बात करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे। एंड पोल्ट्री फार्मिंग के बाद हम आपको बताएंगे एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन कैसे होता है। जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, ब्रॉयलर का प्रोडक्शन होता है, वो किस तरीके से हम मैनेज करते हैं एक बेहतर तरीके से, राइट। फिश प्रोडक्शन में भी बेटा हम दो तरह की फिश यहाँ पर देखने वाले हैं। एक मरीन फिशरीज होती है जो सॉल्टी वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती है, एंड आपकी एक इनलैंड फिशरीज होती है, ठीक है। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, देखिए डिफरेंट फिशेज को मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है। कतला यहाँ पर फिश है, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प एंड मृगल, कॉमन क्रैप, ये सारी फिशेज को यहाँ पर आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको समझेंगे भी कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। और चैप्टर के लास्ट में हम समझेंगे बी कीपिंग के बारे में कि बी कीपिंग कैसे होती है। इंडिया के अंदर किस किस तरह की आपको बी देखने को मिलती है, यहाँ पे एपिस कैरिना एंड इंडियन बी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ओके। तो ये आपके चैप्टर का थोड़ा सा क्रक्स है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट, यस। तो ये मैंने आपको बताया कि अक्सर आप न्यूज़पेपर में ये चीज़ें सुनते होंगे कि जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, डिफरेंट काइंड्स की एफर्ट्स लगाते हैं अपनी क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। हम बेसिकली एग्रीकल्चर पर काम करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पर काम करते हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपने मार्केट में देखा भी होगा, आपके पास फर्टिलाइजर के पैकेट्स रखे होते हैं, उन पर NPK लिखा होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये यहाँ पर हम समझने वाले हैं। बेसिकली बेटा 8th स्टैंडर्ड में अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा हो, उसमें जो क्रॉप के से रिलेटेड आपका चैप्टर था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ पर हमने डिफरेंट प्रोसेस की बात की थी। वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के लिए, तो बेसिकली क्रॉप को वो लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ये समझना है कि हमारी जो पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, एंड आज के टाइम पे 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के पास हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो लैंड मास है वो तो इतना ही है। आपने देखा होगा ना, इंडिया का जो मैप है वो तो इतना इसी तरह का है ना बेटा, कुछ कुछ इसी तरह का, वो तो बढ़ नहीं रहा ना, ऐसा तो साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है चारों तरफ से, हम किसी का एरिया तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इतने ही अमाउंट जगह पर हम इतने सारे लोगों की पॉपुलेशन, जो इतने लोग हैं, उनको फूड को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे, राइट। तो इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री, जहाँ पर पॉपुलेशन हमारी 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा है एंड स्टिल ग्रोइंग, अभी भी बढ़ रही है। तो बेसिकली हम अपने जो पीपल हैं उनकी फूड की डिमांड को किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। इंटेंसिवली जो हमारी जगह जितनी है उसको हमने इंटेंसिवली कल्टिवेट किया है, सबको कल्टिवेशन कर लिया, ऐसा कुछ एरिया बचा हुआ नहीं है जहाँ पर कल्टिवेशन हो सकता था और हमने नहीं किया, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ पर हमने सब में कर लिया है। इसका मतलब ये इंटेंसिवली हम कल्टीवेट कर चुके हैं। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या फ़र्क है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नाउ एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप। अब हमारे पास ज़्यादा स्कोप तो है नहीं कि हम अपने एरिया को बढ़ा सकें अंडर कल्टीवेशन। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है बेटा, हमारे लिए ज़रूरी है हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, दोनों चीज़ों के लिए, क्रॉप्स के लिए भी एंड लाइव स्टॉक्स के लिए भी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए आप लोग अगर स्टडी करते हो, ठीक है, और आप लोगों की स्टडी करने का तरीका जो है वो ये है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप पूरे दिन पढ़ते हो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी एफिशिएंसी जो है बहुत कम है। लेकिन अगर आप कम टाइम में सिर्फ 2 या 3 घंटे आप पढ़े रहे हो और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इट मीन्स व्हाट, कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि आप कम टाइम में भी ज़्यादा आउटपुट दे पा रहे हो। तो जहाँ पर हम इनपुट कम देते हैं और आउटपुट ज़्यादा आता है, वहाँ पर क्या होती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। राइट, तो बेसिकली आपको यही करना है कि कम जगह में आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना है ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। बेटा इन एफर्ट्स को मीट करने के लिए हमने जो फूड की डिमांड्स थी, बेसिकली हमने क्या किया, बहुत सारे सक्सेस इंडिया ने ये देखे हैं, बहुत सारे सक्सेस किए हैं इंडिया ने। जैसे यहाँ पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की अभी आपको बात करी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे ग्रीन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहाँ पर हमने अपनी नई नई वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किया और इंडिया की जो डिमांड थी उसको सफिशिएंटली मीट भी किया। ठीक है, नाउ वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क की डिमांड, अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो इंडिया है वो फर्स्ट लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इवन चाइना को भी हमने सरपास कर दिया, हम सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। तो ये किसका योगदान है, किस वजह से हो पाया है, वाइट रिवॉल्यूशन की वजह से। राइट, नाउ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना बेटा। नाउ however these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result there are more chances of causing damage to our natural resource to the point of destroying their balance completely. अब बेसिकली बच्चा प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी इंटेंसिवली हम इन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और जब हम इंटेंसिवली रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा और हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, उसको ख़राब ना करें। ऐसा बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब कि हम भी खाएं, अपने आने वाले जनरेशन को भी खिलाएं। राइट, इसका मतलब होता है हम इस तरह से अपनी प्रैक्टिसेस करें कि हमारी डिमांड्स तो कंप्लीट हो जाएं और हमारे उसके साथ साथ हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिल सके। राइट, इसी तरीके से आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में अगर कभी भी सुना है तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। आपसे अक्सर कहा जाता है ना, पानी को ख़राब मत करिए, लाइट बंद कर दीजिए जब यूज़ नहीं करनी हो। इन सब का क्या मतलब है बेटा, आप क्या समझते हैं इनसे, आप मुझे बताइएगा। राइट, सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन द वेयर हाउसेज कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। अगर आपने स्टोरेज बढ़ा दिया है फूड का और उनको वेयर हाउसेज में आपने स्टोर करके रख लिया है तो क्या इससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हंगर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो माल न्यूट्रिशन हंगर है, ये मैं आपको बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो, जो आपका फर्स्ट गोल है, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। ठीक है, 2 पे आता है जीरो हंगर। तो इन चीज़ों को आप देख लेना, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है ना। आगे बात करते हैं, जो पीपल्स होते हैं जो मनी लगाते हैं उस चीज़ पर, बेसिकली कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि सिर्फ माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम या फिर हंगर की प्रॉब्लम हम ख़त्म नहीं कर सकते वेयर हाउसेस में अपने ग्रेन को, प्रोडक्शन को स्टोर करके। हमें क्या करना होगा, हमें पीपल्स को इस काबिल बनाना होगा कि वो इस फूड को बाई भी कर सके, उनके पास इतना अमाउंट हो कि वो फूड को बाई कर सके। अब ये फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स करती है 2 चीज़ों पर, बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो फूड की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनको फूड मिलना चाहिए, फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो उसकी अवेलेबिलिटी हो कि फूड अवेलेबल है, उसके बाद उसका एक्सेस हो, क्या उनको वो चीज़ें मिल भी पा रही हैं या नहीं है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और उनका सारा लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगी का जो सब कुछ होता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमें क्या करने की ज़रूरत है, उनकी इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है इन द एग्रीकल्चर एरिया, देयरफॉर, ताकि हम इस जो प्रॉब्लम से कॉम्बेट कर सकें जो हंगर की प्रॉब्लम है। राइट, तो इसको करने के लिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम अपना जो क्रॉप लगा रहे हैं वो हमें हाई अमाउंट में मिले, हमें हाई यील्ड वहाँ से हम ऑब्टेन कर सकें। राइट, अब बेटा कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग।
मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है कि हमने एक बार अगर फार्मिंग करी है किसी भी एरिया में, तो क्या होता है बार बार अगर एक ही तरह से, जैसे बार बार आप वीट लगा रहे हो, बार बार आप वीट लगा रहे हो एक ही जगह में, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो सारा प्रोडक्शन, सारे न्यूट्रिएंट्स एक तरह के ले लेती है। हमने एक ही जगह में यहाँ पे वीट लगा दिया, वीट लगा दिया, वीट लगा दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पर किसी और को भी उसके साथ में लगा देना है। ऐसी चीज़ों का कि वीट को तो मान लीजिए चाहिए नाइट्रोजन और या फिर आपको कार्बन, जो भी चीज़ उसको चाहिए, यहाँ पर सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, जो भी चीज़ उसको चाहिए वीट ने ले लिया। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मत करना कि वीट को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आप उसके साथ में ऐसी चीज़ें लगाओगे, ठीक है, फूड के साथ में जो भी आपने क्रॉप लगाई है, ताकि जो दूसरी वाली क्रॉप है वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सके, ताकि हम मेजर अमाउंट में एक ही टाइम में न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकें। इस तरह की प्रोडक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अभी आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग होता है कि एक बार आपने क्रॉपिंग की, इंटर का मतलब बीच में होता है, ठीक है बेटा, बीच में एक बार आपने क्रॉपिंग की, उसके बाद आपने दूसरी क्रॉपिंग की, लाइक दैट। देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ मिलाकर जब आप फार्मिंग करते हो उसको आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, कंबाइन जो एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सबको के एक साथ हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या किया, जो भी हमने कंबाइन कर दिया अपने एग्रीकल्चर को, और जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हमने लाइव स्टॉक का यूज़ किया, ताकि जो बचा हुआ अमाउंट है वो लाइव स्टॉक यूज़ कर ले, उसको खा लें, कैटल उन पर फीड कर लें, और जो कैटल होते हैं वो अपना जो एक्सक्रीटा होता है वो मैन्यूर के तौर पर हमारी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सके, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। अब हमने ये जो क्रॉप्स हमारे लगा रहे हैं यहाँ पर लाइव स्टॉक को, किस तरीके से हमने इनकी अमाउंट को, यील्ड को बढ़ाना है, राइट। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एनर्जी कौन सी क्रॉप प्रोवाइड करती हैं। हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाली क्रॉप्स होती हैं वीट, राइस, मैज, मिलेट्स, सोरगम, ठीक है बेटा। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, नाम याद रखने हैं इनके सभी के। उसके अलावा हमें प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है, तो पल्सेस हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, और इन पल्सेस का नाम है चना, पी जिसको हम मटर कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द कहते हैं, ग्रीन ग्राम को मूंग कहते हैं, पिजन पी को अरहर कहते हैं, ठीक है, लेंटिल्स मसूर, ये सारी आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा हमें ऑयल यानी कि फैट कौन प्रोवाइड करता है, तो बेटा फैट भी हमें वेजिटेबल से मिल जाता है, दैट आर सोयाबीन का आप ऑयल देखते होंगे, ग्राउंड नट ऑयल देखते होंगे, सीसम, कास्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑयल की फॉर्म में। वेजिटेबल्स और स्पाइसेस से हमें विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं बेटा, कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने अपनी फूड तो बना लिया, लेकिन जिन लाइव स्टॉक्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिनसे हमें मिल्क मिलेगा, ठीक है, हमें कर्ड मिलती है, पनीर मिलता है, उनके लिए भी तो खाना बनाना है ना। उनके लिए क्या खाना बनाएंगे, उनकी खाने को हम कहते हैं फोडर क्रॉप। जो खाना वो खाते हैं उनको हम फोडर क्रॉप्स कहते हैं। जो एनिमल्स, जो लाइव स्टॉक्स खाते हैं उसको हम फोडर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास, ये हम उन लोगों के लिए लगाते हैं लाइव स्टॉक के लिए, राइट। ये यहाँ पर आपके पास पिक्चर दिखाई गई है एनसीईआरटी के जरिए, मेरी पिक्चर नहीं है ये। यहाँ पर आपके पास कॉर्न है, दैन लिनसीड है, चना है, ये वीट है, आपका सनफ्लावर है, ये आपकी मटर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे और बताना अगर आपको क्या क्या और उनके बारे में पता है, सीरियल्स के बारे में, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या मिलता है, तो सीरियल से क्या मिलता है आपको, पल्सेस से प्रोटीन, फ्रूट से क्या क्या मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता बेटा आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर लिख के दे दूँगी, राइट। डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, फोटो पीरियड अलग चाहिए। फोटो पीरियड का क्या मतलब होता है, फोटो मतलब जो सनलाइट होती है आपकी, तो किसी को तो सनलाइट कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो इसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। अपनी ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर फोटो पीरियड की डेफिनेशन भी दी है, रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। तो बेसिकली जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जैसे कि फ्लावरिंग आना, उस पर ये सारे डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पर। जैसे कहते हैं ना कि यार धूप तो निकल ही नहीं रही है, कब हमारी जो फ्लावरिंग होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली सनलाइट पर डिपेंड करता है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर दियर फूड इन सनलाइट, ये तो बेटा आपको पता ही होगा, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और सारे बच्चों को तो हमने क्लास में डेफिनेशन एंड रिएक्शन सब कुछ लिखवाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है। खैर नाउ देर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप होती है उनको कैसे याद किया था, बारिश वाले सीजन यानी कि खारिफ सीजन। कौन कौन सी होती है, मंथ से जुलाई के बीच में होती हैं ये,
मंथ ऑफ जुलाई से कहाँ तक होती हैं, अक्टूबर तक होती हैं। जुलाई में इनकी सोइंग होती है और अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो बेसिकली इन क्रॉप्स में आपको विंटर सीजन की क्रॉप्स मिलेंगी जिनका नाम है आपके पास राबी सीजन। राबी सीजन होता है विंटर सीजन का, जो आप कहाँ से होता है, नवंबर से अप्रैल तक। नवंबर में क्या होता है, सोइंग होती है और अप्रैल में आपकी हार्वेस्टिंग होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब होती है, अप्रैल में होती है। अब कुछ एग्जाम्पल भी याद कर लेते हैं। खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल जल्दी से याद करो, पैडी, सोयाबीन, पीजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये आपकी खारिफ क्रॉप है, राइट। खारिफ क्रॉप का सीजन क्या था बेटा, जून से अक्टूबर तक। उसके बाद आती हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये राबी क्रॉप है। राबी कौन सी, सर्दी वाली क्रॉप बेटा, जो कहाँ से होती है, नवंबर से अप्रैल में हम लगाते हैं। इनके बीच में जो क्रॉप लगाते हैं उसको जायद क्रॉप कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो इस बारे में, जायद क्रॉप, ठीक है, ZAID। इनको इंटरमीडिएट क्रॉप भी कहते हैं, दोनों सीजन के बीच में लगाने वाली क्रॉप, राइट। इंडिया के अंदर 4 टाइम इंक्रीज होता है प्रोडक्शन इन द फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 से 2010 तक। हमने 4 गुना अपना फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया, जब हमने 25% इंक्रीज किया लैंड एरिया में। अब ऐसे को ऐसे समझते हैं, आपके पास लैंड थी इतनी, ठीक है, इसको समझ लीजिए आप 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लैंड को कर दिया 4 स्क्वायर मीटर, 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब ये आपकी लैंड मास हो गया। अब इसमें आपने फूड का कितना किया, पहले आपके पास था 1 किलो आप फूड प्रोड्यूस करे थे एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आपने कितना फूड प्रोड्यूस किया, 25% इंक्रीज होना सोरा, सो यहाँ पे सॉरी इसको हम करेंगे 1.5, ये आपका जो लैंड मास था 1.25 ये लैंड मास इंक्रीज हुआ और 4% आपका फूड प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली सिर्फ 25% हमने लैंड मास इंक्रीज करने से 4% फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 1952 से 2010 में। बट अब देखिए कि हमारे पास इफ़ वी थिंक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। तो अब हमें इसको और भी ज़्यादा प्रोडक्शन को अचीव करना है और उसके लिए हमें 3 स्टेजेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या स्टेज होती है, जो हमारी सीड की चॉइस है, जो सीड हम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं प्लांटिंग के लिए, वो बेहतर होना चाहिए। सेकेंड चॉइस हमारी यहाँ पर होती है कि हम फूड जो हमारे सीड लगाया है उसको अच्छे से नर्चर करना चाहिए, उसको अच्छा फूड देना चाहिए। आप कहते हैं ना जैसे बेबी होने वाला होता है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से अच्छा फूड खाइए ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिले, बच्चे की नर्चरिंग अच्छी हो। क्यों, क्योंकि अच्छा बेबी प्रोड्यूस होना चाहिए, हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम प्लांटिंग करते हैं तो जो हमने सीड चूज़ किया है वो अच्छा सीड हो, उसके बाद सेकेंड टाइम पे हम उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें ताकि क्रॉप का जो क्रॉप प्लांट्स है वो हमारी अच्छी हो, हेल्दी प्लांट्स हो। थर्ड यहाँ पर क्या है बेटा कि जब वो ग्रो हो रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम द लॉस, ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पर आकर उस पर अटैक ना करें और वो अच्छे से उसका कंप्लीटली प्रोडक्शन हो जाए, राइट। तो बेसिकली सबसे पहली स्टेप यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है डिटेल में मैं आपको बता दूंगी क्लास में। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि हमें क्रॉसिंग करनी होती है जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में। 2 प्लांट्स हैं आपके, यहाँ पर एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ये जेनेटिकली डिसिमिलर है। हो सकता है इस प्लांट का कलर बहुत प्यारा हो या फिर हो सकता है इस प्लांट का जो सीड है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। और इस प्लांट के अंदर आपको कोई उसकी जो लेंथ है, जैसे आपका पी का प्लांट है मान लीजिए, तो उसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है कि ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा हमें सीड मिलेंगे। तो हमने इन दोनों के जीन्स, इसका लेंथ वाला जीन्स यहाँ से ले लिया और इसका यहाँ से हमने सीड वाला जीन्स यहाँ से ले लिया और दोनों को एक साथ क्रॉस करा दिया ताकि हमें जो नया वैरायटी मिले उसकी लेंथ भी ज़्यादा हो, अच्छी लेंथ हो और सीड भी उसके अंदर अच्छे अमाउंट में हो, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटर क्रॉसिंग। यहाँ पर क्रॉसिंग की जाती है दो जीन्स के 2 अलग अलग वैरायटी के बीच में, और ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता 2 वैरायटी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस किस के बीच में हो सकता है ये। एक यहाँ पर हम कराते हैं इंटर वेराइटल, 2 वैरायटी के बीच में, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज। इंटर स्पेसिफिक 2 स्पेसीज के बीच में भी बेटा ये होता है और 2 जेनेरा के बीच में भी ये होता है। अब स्पेसीज जेनेरा वैरायटी में क्या डिफरेंस है, ये जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स का, जब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में तब आपको बताएंगे, राइट। इंटरजेनेरिक भी हो सकता है। दूसरा तरीका, पहला तो हुआ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, एक जीन को इंट्रोड्यूस करना। अब देखिए बेसिकली इसमें हम 2 चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पी का प्लांट है, ठीक है, एक पी का सीड है, मुझे इसकी सॉइंग करानी है, तो मुझे चाहिए कि इस सीड के अंदर मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा ना ये थोड़ा मोटा सा सीड निकल कर आए, ठीक है। तो मैं किसी और सीड में मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला किसी और पी प्लांट में कि इसके पास ना अच्छा कैरेक्टर है, तो मैं ऐसा करती हूँ बाकी कैरेक्टर तो इसके पास ठीक है, चलो इसका ये वाला कैरेक्टर ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से एक जीन लिया, अपनी मर्जी से उसके अंदर डाल दिया,
तो इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, अपनी डिज़ायर्ड जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम अपनी वेराइटी के, अच्छी वेराइटी के सीड को प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करा सकते हैं, राइट। अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, 2 नई वेराइटी क्रॉप्स को भी एक्सेप्ट हो सकती हैं, ये ज़रूरी है। वेराइटी प्रोड्यूस करती है हाई यील्ड एंड डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स को ज़रूरी है कि उनको गुड क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करो आप, पर्टिकुलर वेराइटी का, ठीक है। सीड शुड बी ऑल सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। आप ऐसा सीड फार्मर्स को प्रोवाइड करो, ये गवर्नमेंट की वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फार्मर्स को ऐसा सीड प्रोवाइड करें कि वो एक पर्टिकुलर वेराइटी का हो। ऐसा नहीं है कि आपने फार्मर्स को सीड दिया कि ठीक है कुछ पी प्लांट की एक वेराइटी ले लीजिए, फिर पी की दूसरी ले लीजिए। अब उनकी तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, एक वाले का जो था उसको तो ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए थी, एक को कम अमाउंट में चाहिए थी, आपने एक ही जगह लगा दिया, ख़राब हो जाएगा ना। तो बेसिकली पर्टिकुलर वेराइटी, एक ही वेराइटी का दे दो बेटा ना। आगे क्या करना है, सीड भी आपका सेम वेराइटी का होना चाहिए और एक ही कंडीशन में जर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को तो सॉइल में कम मॉइस्चर चाहिए, किसी को ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। अब एक तो यहाँ पर आपने क्रॉप लगाई है तो यहाँ तो क्रॉपिंग हो रही है, इधर नहीं हो रही, फिर इधर हो रही है, फिर इधर नहीं हो रही, ऐसे आपकी क्रॉपिंग हो रही है। तो बताओ इसे क्या फ़ायदा होगा, फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें अच्छी यील्ड को हासिल करने के लिए सॉइल की क्वालिटी, वेदर कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इन सब पे हमें ध्यान देना होता है और ऐसी सारी कंडीशन से हमें बचना होता है जो फूड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, ड्रोट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई वेराइटी आई है, ठीक है, कोई बाहर से कोई वेराइटी आई है कि इसको एक्सेप्ट कर लो, ये बहुत अच्छी वेराइटी है, तो हमें उसमें क्या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी होंगी कि क्या ये सच में एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है, एक अच्छी वेराइटी है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या समझना है कि उसकी यील्ड कितनी है। हम उनसे मालूम करेंगे कि इनका पास्ट आपने ये कभी लगा कर देखा ये सीड, तो कितनी इसकी वेराइटी रही, हम उसका रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पर इम्प्रूव्ड क्वालिटी, कि आपने जो यहाँ पर ये सीड लगाया था, जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो, इसकी क्वालिटी कैसी थी, हमें ज़रा सैम्पल दिखाओ कि कैसा इसकी क्वालिटी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि बेकिंग क्वालिटी होती है किसकी, वीट की, ये इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन क्वालिटी होती है पल्सेस के अंदर, ऑयल क्वालिटी होती है जो हमारे ऑयल सीड होते हैं, और प्रिजर्विंग क्वालिटी होती है हमारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। आपके पास कोई एग्जांपल के तौर पर लेकर आया कि भाई टोमेटो, हमने अपनी कंट्री के अंदर ये नई वेराइटी बनाई है टोमेटो की और ये बहुत अच्छा टोमेटो आप लगा लो। हम कहेंगे भाई रिजल्ट दिखाओ हमें, कहाँ है आपके पास रिजल्ट, तो वो कहेगा कि हाँ मेरे पास रिजल्ट है कि जो टोमेटो लगता है ना ये बहुत दिन तक चल जाता है। जैसे आपने एक बार लगाया ही है और आप इसने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, कटाई कर ली इसकी, और उसके बाद इसको आप कई दिन तक रख सकते हो, ये प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता कुछ दिन तक, क्योंकि जो पुराने टाइम के टोमेटो आते थे वो जल्दी से ख़राब हो जाते थे। तो बेसिकली इसकी प्रिजर्विंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब जब हम उसका रिजल्ट देख लेंगे, फाइनल ऑथराइज्ड चीज़ें हम देख लेंगे, तब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंस। अगर आपके पास कोई सीड इस तरीके का आता है कि बहुत अच्छा सीड है, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि भाई बायोटिक, आप जहाँ पर आपने ये सीड लगाया था तो वहाँ पर इसको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी सीड पर, कोई बायोटिक किसी इंसेक्ट ने तो फीड नहीं किया था, कोई एबायोटिक रेसिस्टेंट तो नहीं आया था कि इसकी वजह से कोई ड्रॉट की कंडीशन वहाँ पर रही हो, या कुछ भी सनलाइट से, सैलिनिटी, पानी की, अगर पानी में सैलिनिटी ज़्यादा थी तो उससे ये ख़राब हुआ हो, या फिर हीट से, या फिर फ्रस्ट से, इन सब से, बारिश ज़्यादा हुई, किसी भी चीज़ से जो एबायोटिक कंडीशन होती है। एबायोटिक बायोटिक में तो डिफरेंस पता होगा ना, एबायोटिक नॉन लिविंग होती है एंड बायोटिक लिविंग। तो इन सब चीज़ों से तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे तो निमोटोड्स भी वहाँ पर होते हैं, इन पर फ़र्क नहीं करते, वो रेसिस्टेंट होते हैं हमारे जो सीड है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उनके रिजल्ट देखकर। उसके बाद होता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, कि भाई आपकी जो क्रॉप है, जो आप सीड लेकर आए हो, इसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, ये हमें पूछना है। तो जो कम मैच्योरिटी वाला होता है ना बेटा, जो कम टाइम पे मैच्योर हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कम टाइम पे हमने अपनी फूड लगाया और उसने कम टाइम में हमें अच्छा रिसोर्स दे दिया। अब हमारे पास तो फिर जब टाइम बच गया, हम उस टाइम पे दोबारा से क्रॉप लगा देते हैं। तो बेसिकली कम टाइम में जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मैच्योर हो जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर सीड माना जाता है। उसके साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये यूनिफॉर्म मैच्योरिटी, कि वो जो सीड आप लेकर आए हो, कि जब से आपने सारे सीड एक साथ लगाए थे, सब में एक साथ यूनिफॉर्म मैच्योर हुए थे। ऐसा तो नहीं हुआ था कि कुछ ने पहले मैच्योर हो गए हों, उन पे फ्लावरिंग भी आ गई, उन पे सीड भी आ गया, हमने हार्वेस्टिंग कर ली, और दूसरा वाला तो अभी मैच्योर ही नहीं हो रहा, अभी तो फ्लावरिंग ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सीड अच्छी है, अच्छी वेराइटी का सीड है, तो उसकी यूनिफॉर्म मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, हम लॉस नहीं कर पाएंगे, जो हमारी हार्वेस्टिंग है एक ही टाइम पर हम करेंगे।
उसके बाद है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। हम मालूम करेंगे कि आपने जो हमें ये क्रॉप दिखाई है इसमें कितनी एडेप्टेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में ये एकदम ख़राब हो जाती है कि मान लीजिए हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि बारिश बहुत दिनों बाद हो रही है, नहीं हो पा रही बारिश, तो फार्मर्स तो बिल्कुल बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? अब इसका क्या रीज़न है कि उनकी जो क्रॉप्स होती है वो वाइडर एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा एडेप्टिव। अब ज़्यादा लंबे टाइम तक बारिश नहीं हो रही है और क्रॉप्स ख़राब हो जाती है तो फार्मर्स को बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ यहीं पर आपको फार्मर सुसाइड के केस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी भी बेटा थोड़ा सा पढ़ा करिए। आगे है आपके पास डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हम एक सीड के अंदर चाहते हैं, जैसे कि अगर हमें सीड चाहिए किसका, ब्रांचिंग डिजाइड करते हो फॉडर क्रॉप्स। अगर आपको फॉडर क्रॉप चाहिए, फॉडर क्रॉप्स कौन सी, जो हम लाइव स्टॉक को खिलाते हैं, तो टॉलनेस होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ब्रांचिंग प्रोफ्यूज होनी चाहिए उसकी, ताकि अब ब्रांचिंग प्रोफ्यूज होंगी, टॉलनेस होगी तो हमें ज़्यादा लीव्स मिलेंगी। हमारे प्लांट एनिमल्स को तो लीव्स चाहिए होती हैं। ड्वार्फनेस किस में हम पसंद करते हैं बेटा? ड्वार्फनेस पसंद करते हैं हम जिनको लेस न्यूट्रिएंट कंज्यूम कराना होता है, जैसे कि आपकी टी होती है ना, हम वहाँ पे ड्वार्फनेस पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये एग्रोनॉमिकल डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग सीड के हिसाब से हमें अलग अलग चाहिए होते हैं, राइट। आगे अब आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आपको क्रॉप प्रोडक्शन कराना है, कैसे कराना है, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करना होगा, मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें देनी होगी। तो ये इंडिया के अंदर बेटा बहुत सारी एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया है हमारे पास। तो यहाँ पर फार्मिंग की कुछ रेंज होती है, जैसे स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्मिंग। हम छोटे से एरिया में भी फार्मिंग करते हैं, लोग तो अपने गार्डन में फार्मिंग कर लेते हैं, और बड़े बड़े खेत होते हैं उनके पास, उसमें भी फार्मिंग करते हैं। तो डिफरेंट फार्मर्स के पास डिफरेंट तरीके की कंडीशन होती है, एक्सेसिबिलिटी की, लैंड की, मनी की, इन्फॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की। कुछ फार्मर के पास हायर टेक्नोलॉजी होती है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ फार्मर्स अपना सिर्फ ओक्स के ज़रिए, इन सब के ज़रिए अपनी फार्मिंग करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फार्मर्स की, बहुत सारी जो डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनको मीट करने के लिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमारा को रिलेशन आ जाता है बिटवीन द हायर इनपुट्स एंड द यील्ड। जितना आप इनपुट लगाओगे उतनी ज़्यादा यील्ड होगी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स की परचेसिंग कैपेसिटी तो कम होती है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो क्रॉपिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बेसिकली दे इंक्लूड्स नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन चीज़ें आती हैं। नो कॉस्ट क्या, आपने कोई पैसा नहीं लगाया, जिसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, कभी आपने नाम सुना होगा। सिक्किम पहला स्टेट है इंडिया के अंदर जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा लो कॉस्ट, कम कॉस्ट हम लगाएंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हम, हाई इनपुट्स देंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लेवल्स पर फार्मर्स अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बीइंग। अब हमें फूड क्यों चाहिए था, सबसे शुरू में पढ़ा था, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए, ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे। अब ऐसे में तो हमें न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए होगा ना, तो हम प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसमें एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। सेवरल न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं प्लांट्स को जो एसेंशियल होते हैं, जैसे कि एयर से क्या मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाता है, हाइड्रोजन भी आ जाता है, वाटर एंड सॉइल सप्लाईज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बेसिकली अदर 13 न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सॉइल से मिल जाते हैं। इन सब में बेटा कुछ लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं और कुछ मैक्रो क्वांटिटीज़, जिनको हम, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिनकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी कम अमाउंट में ज़रूरत होती है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एयर से क्या क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एयर से कार्बन ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सॉइल से मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम याद रख लेना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N से, फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg एंड सल्फर को S। माइक्रोन्यूट्रिएंट के ये आप मुझे बताएंगे इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है दीज न्यूट्रिएंट की, तो ये प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन, प्लांट का आगे के फर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी जो होती है प्लांट की डिसीज़ से, वो लॉस हो जाती है और प्लांट्स पर डिसीज़ होने के खतरे होते हैं अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस सब को इंक्रीज करने के लिए सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है बेटा, मैन्योर होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था ना आपको, और फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक। तो मैन्यूर के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे कि जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है, जंगल में देखा होगा ना आपने कि जंगल में एनिमल जा रहे हैं उनका एक्सक्रेटा वहाँ पर होता है, एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है। उसके अलावा जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो डेड डिके हो जाती हैं, वो एक्सक्रेटा होता है। तो बेसिकली ये सारा एक साथ कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसके ज़रिए जो कंपोस्ट तैयार होता है अर्थवॉर्म के ज़रिए एंड माइक्रोब्स के ज़रिए, वो एक बेहतर मैन्यूर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। अब मैन्यूर कैसे इसको प्रिपेयर भी किया जा सकता है, कैसे कि प्रिपेयर किया जा सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड प्लांट्स वेस्ट। जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा है वो डिकम्पोज होता है, प्लांट्स का वेस्ट डिकम्पोज होता है, जिसमें जो एनरिच करता है हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट से। और ये ऑर्गेनिक मैटर, इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है किससे, मैन्योर से, क्योंकि फर्टिलाइजर के केस में थोड़ी सी चेंजिंग चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द मैन्योर हेल्प इन द इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम पे, किससे इंप्रूव होता है, मैन्योर से। फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है मैन्योर की वजह से, क्योंकि मैन्योर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, राइट। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमारी सॉइल की इंक्रीज हो जाती है। सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में जो लार्ज क्वांटिटीज ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ड्रेनेज एंड वाटर अवॉइडिंग, जो लॉगिंग होती है वाटर लॉगिंग, उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं मैन्यूर के। बट एक थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि मैन्यूर यूज़ करने से हमारी जो यील्ड होती है वो थोड़ी कम होती है, फर्टिलाइजर की कंपेरिजन में कम होती है, राइट। In using manure we use biological waste material which is advantageous in protecting। अब यहाँ पर biological waste material जो हमारे environment को protect करते हैं, excessive use of fertilizer होने से हमें बचाते हैं। Biological waste material is also a way of recycling farm waste। अब देखिए क्या होता है biological waste material, कौन से होते हैं biological waste material, अभी मैंने आपको बताया human excreta, animal excreta, जो animal excreta excretion के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं उन सब का क्या होता है, रिसाइकलिंग हो जाती है, दोबारा से न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर चले गए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर लेकर आएंगे तो उन सब का क्या होगा, उनकी रिसाइकलिंग कैसे होगी, वो खराब कर देंगे एनवायरनमेंट को, बाहर जाएंगे, तो राइट। बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल मटेरियल, मैन्यूर को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका कंपोस्ट एंड दूसरा होता है वर्मी कंपोस्टिंग। जो कंपोस्ट होता है आपका, यहाँ पर आप क्या करते हो, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स। इरेडिकेटेड वीड्स कौन से, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम इरेडिकेट कर देते हैं ना अपनी फील्ड से। तो इन सब को हम डिकम्पोज करते हैं एक पिट के अंदर। एक इस तरीके से गड्ढा बनाया जाता है पिट, उसमें सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई सब डाल दी जाती हैं और वहाँ पर होती है कंपोस्टिंग। ये रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में, न्यूट्रिएंट्स में, और बाद में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और ये कैसे प्रिपेयर होता है, यूजिंग अर्थवॉर्म एंड टू हास्टन बढ़ाने के लिए द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हम अपने पास से अर्थवॉर्म भी डाल देंगे। चलो अर्थवॉर्म क्यों डाला है, ताकि वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को तेज कर सके, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज, दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, एंड इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ग्रीन मैन्यूर भी एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या किया जाता है, प्रायर ऑफ सोइंग करने से पहले जो क्रॉप के सीड होते हैं, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प एंड गुआर, इन सब को हम ग्रो कराते हैं एंड देन मर्ज्ड बाई प्लोइंग देम इनटू द सॉइल। मतलब किसी जगह पर हमें सीड लगाना है, ठीक है, यहाँ पर हमने सीड लगाना है, हम क्या करेंगे उस जगह में पहले ही हम कुछ प्लांट लगा देंगे, जैसे कि हम सन हेम्प लगा देंगे, वहाँ पे गुआर लगा देंगे, इन सब को लगाया और उसके बाद उसको वहीं पे दबा देते हैं, दफन कर देते हैं, वहीं पर मल्चिंग कर देते हैं और उसके बाद प्लोइंग कर देते हैं। प्लोइंग पहली होती है ना, अपनी सीड के अंदर मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स उनके पास होंगे ना सन हेम्प और गुआर के, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। इसको हम मल्चिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन मैन्योर, राइट। ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू द ग्रीन मैन्योर। अभी जो ग्रीन प्लांट्स है ग्रीन मैन्योर में टर्न हो जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमारी सॉइल एनरिच हो जाती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, राइट। अगला पढ़ते हैं फर्टिलाइजर। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट किसका पार्ट है, मैन्योर का पार्ट है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। कैसे किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए, ठीक है, ग्रीन मैन्योर के जरिए। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम अर्थवॉर्म को भी डाल देते हैं साथ में, राइट। सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास फर्टिलाइजर सबसे पहले इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कभी देखा होगा ना कहीं पर लिखा हुआ NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, राइट। ये सब क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि गुड वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके, जैसे कि लीव्स की, ब्रांच की, फ्लावर्स की, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ना,
और इससे क्या होता है, हेल्दी प्लांट्स हमारा बन सके। फर्टिलाइज़र एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी जो सबसे ज़्यादा, हम फर्टिलाइज़र का मतलब होता है बेसिकली ज़्यादा अमाउंट की में हाई यील्ड करने के लिए। अब बेटा पहले कैसा होता था, जो हमारे फार्मर्स होते थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे और वो कम यील्ड जगह पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते थे, क्योंकि पहले हमारी जो फील्ड थी, जो हमारी रीजन था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, तो वहाँ पर हमने ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ किए। लेकिन इसके बहुत ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले, अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में। हमारी जो वाटर की क्वालिटी है वो ख़राब हो गई वहाँ पर, बेसिकली ज़्यादा फर्टिलाइज़र हमारे वाटर रिसोर्सेज में चले गए और उससे हमें बहुत हेल्थ पे भी नुकसान हुआ है। चलिए इसकी डिटेल में बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली, इसको केयरफुली अप्लाई करना चाहिए। क्यों? इसकी प्रॉपर डोज देनी चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं देनी चाहिए। जिस टाइम इसका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। कभी ज़्यादा तो आपने नहीं कर दिया है, वहाँ पर कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है प्री एप्लीकेशन से, पहले लगाने से, बाद में लगाने से, ठीक है। तो कंप्लीट यूटिलाइजेशन तक आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कुछ कभी कभी क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में, अगर आपने डाल दिया एक्सेसिव इरीगेशन में, और वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होते प्लांट्स के जरिए। और ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, हमारे पानी में, और पानी में वाटर पॉल्यूशन, जो अभी मैंने आपको बताया आर्सेनिक वगैरह पानी में बढ़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए। नाउ वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज एन एरिया कैन डेस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी, और ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्लेनिश नहीं हो सकता ऑर्गेनिक मैटर से, जो हमें फर्टिलाइजर नुकसान पहुँचाते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली फर्टिलाइजर यूज़ करने के लिए, जबकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं मैन्योर को यूज़ करने के लिए, अपनी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया ऐसा अचीव नहीं कर पा रही। हालांकि सिक्किम ने ऐसा किया है, इंडिया का ही स्टेट है सिक्किम, उसने ऐसा किया है, लेकिन बाकी अदर स्टेट ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और ज़्यादा पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को मीट करने के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर उसके लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप हमें बताइए प्लीज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है बेसिकली वो एक फार्मिंग सिस्टम होता है, जिसका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, जीरो बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम यूज़ होता है या फिर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता केमिकल्स का, जैसे कि फर्टिलाइज़र। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम ही है। वहाँ पर या तो हम बहुत कम अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, ये बेहतर चीज़ें होती हैं, ठीक है, सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बायो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर। कल्चर ऑफ ब्रू ग्रीन एल्गी इन द प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जब हम बायो फर्टिलाइजर को बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कुछ बायो एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ब्लू ग्रीन का कल्चर करते हैं, ठीक है। नाउ नीम आपके बारे में सुना, नीम के बहुत मेडिसिनल पर्पस होते हैं। जो नीम की लीव्स होती है, टर्मेरिक स्पेसिफिकली, ये सारे ग्रेन को स्टोर करने में हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे बायो पेस्टिसाइड। अब बायो पेस्टिसाइड और दूसरे पेस्टिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? बायो पेस्टिसाइड जिससे हमारी जब हम स्टोर करते हैं अपनी ग्रेन्स को तो उसमें नुकसान ना पहुँचाए, तो हम क्या हल्दी डाल देते हैं, टर्मेरिक, नीम के पत्ते डाल देते हैं। कभी नीम की गोली के बारे में भी आपने सुना होगा ना, जो गोल गोली होती है, नीम गोली उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो हम यूज़ करते हैं हेल्दी क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिक्सड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग मैंने आपको बताया, जो क्रॉप का रोटेशन होता है। नाउ क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल, क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल करने के लिए, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने से ज़्यादा बेहतर ये तरीका है, ये एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको दिया है कि आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं आप फर्टिलाइज़र, इससे बेहतर ये है कि आप क्या करो, क्रॉपिंग सिस्टम को रोटेट करो, राइट। अब क्या करते हैं यहाँ पर इरिगेशन में क्या करना होता है, पानी देना होता है। तो किसकी चीज़ पर डिपेंड होते हैं हम, रेनफेड पर डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर जो हमारा एरिया है इंडिया का वो मानसून पर डिपेंड करता है, ठीक है। सफिशिएंट रेनफॉल हो जाती है सही अमाउंट में तो क्या होता है, हमारी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, सीज़न अच्छा चला जाता है। अगर पुअर मानसून कंडीशन होती है तो क्रॉप कॉज फेलियर हो जाती है, तो ऐसे में फार्मर्स को नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली कुछ राइट स्टेजेस हमें फॉलो करनी होगी ताकि हमारी जो सीजन है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। एक्सपेक्टेड यील्ड, हमें जितना हमने सोचा है इतना हमें यील्ड मिल सके। तो बेसिकली कुछ मेजर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे से हमारी एग्रीकल्चर को, जो लैंड इरीगेशन है उसको मीट कर सके। तो हमें यहाँ पर आपको पढ़ना है मोर टू नो ज़्यादा इसके बारे में, कि ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, जब रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती तो आपका सूखा पड़ जाता है, जिसको हम ड्रॉट कहते हैं। और इससे क्या होता है, ड्रॉट पोज ए थ्रेट टू द रेन फेड एंड बेसिकली ये सारी इरीगेशन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमारी सॉइल को नुकसान हो जाएगा। तो साइंटिफिक कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी सीड है वो टॉलरेट कर सके ड्रॉट कंडीशन को। अगर कुछ टाइम तक ड्रॉट रहता भी है तो हमारा सीड ख़राब ना हो जो हमने सोइंग की है, ठीक है।
इंडिया के पास वाइड वैरायटी के वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में आपका ज़्यादा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट होता है, और वेस्ट इंडिया में आपका हॉट डेजर्ट होता है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके ज़्यादा बारिश होती है, साउथ ईस्ट इंडिया में भी आपकी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो मेन वाला आपका सेंट्रल रीजन है वहाँ पर कम बारिश होती है। तो अलग अलग वाइड वैरायटी हमारी क्लाइमेट की होती है, राइट। यहाँ पर इरिगेशन अलग अलग तरीके से हम इरिगेशन को अडॉप्ट करना होगा। जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो बेटा वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पानी को लगाने की। लेकिन जहाँ पर नहीं हो रही है तो वहाँ पर हमें कुछ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें डैम बनाना होगा, कैनाल बनाने होंगे, रिवर्स लेनी होंगी, टैंक्स लेने होंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वेल भी आपके बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, एक डग वेल हो सकता है, एक ट्यूब वेल हो सकता है। डग वेल में हम पानी को कलेक्ट करते हैं वाटर को किसी भी बियरिंग स्ट्रेटा से, और ट्यूब वेल में क्या करते हैं हम, जो पानी होता है जो टैप वाटर का वो डीपर स्ट्रेटा से लेते हैं। तो डग वेल में बियरिंग स्टेटस है एंड ट्यूब वेल में डीपर स्टेटस है, ठीक है। इन दोनों वेल्स का बेसिकली हम क्या करते हैं, वाटर को लिफ्ट किया जाता है पंप के जरिए और इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है। कैनाल्स होती हैं, ये एक इलेबोरेट सिस्टम है, बड़ा सा सिस्टम है जिसमें एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कैनाल्स रिसीव करती हैं वाटर को। मोर रिजर्वेयर यहाँ पर होते हैं फ्रॉम द रिवर्स। मेन कैनाल जो होती है, जैसे कि यहाँ से पानी की मेन कैनाल आ रही है, ये अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाती है, फर्दर छोटी छोटी कैनाल्स में डिवाइड हो जाती है। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर इनसफिशिएंट या फिर इरेगुलर होता है पानी का अमाउंट, तो इनएडिक्वेट रिजर्वोयर रिलीज होता है। ऐसे में हम लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा रेशनल है, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रेशनल इन द सेंस कि आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से जो हम कम से कम अमाउंट में कर सकते हैं वो यहाँ पर ज़रूरी है, रिवर लिफ्ट सिस्टम। उसके बाद बेटा टैंक सिस्टम। टैंक सिस्टम तो आपको पता ही है कि क्या होता है। नाउ अब इन सब से हमें क्या हुआ, फ्रेश इनिशिएटिव भी इसके अलावा और कुछ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर लीजिए, पानी को इकट्ठा करके बचा लीजिए, वाटर शेड मैनेजमेंट कर लीजिए। तो ये भी कुछ अच्छे तरीके हैं। चेक डैम्स बना लो, अक्सर आपने सुना होगा ना कि नए नए इनिशिएटिव लेते हैं लोग, भी लेते हैं जो वॉलंटियर्स होते हैं, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो वहाँ पर चेक डैम्स बनाने की बात करते हैं। अब एनसीईआरटी में भी कुछ घरों की बात करते हैं, घर बना रहे तो चेक डैम्स का ध्यान रखो, रेन वाटर मैनेजमेंट का ध्यान रखो, ताकि हमारी सॉइल का जो इरोजन है वो रिड्यूस हो सके। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब सॉइल खराब हो जाती है, उसमें सूखा पड़ने लगता है, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं सॉइल का। बेटा पढ़ा करो, जो जो टर्म्स यहाँ पर आ रही है नहीं समझ में आया तो उनको फिर से गूगल करके पढ़ा करो या हमसे पूछा करो, राइट। क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न अभी आपको बताया था, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, इस तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न हो ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। एट द एंड हमने क्या करना है, अपना फ़ायदा करना है बेटा, ठीक है, कुछ भी करना है हमने अपना फ़ायदा करना है। मिक्सड क्रॉपिंग में क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा क्रॉप्स का हम साइमल्टेनियसली एक साथ इस्तेमाल करते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर। जैसे कि हमने एक साथ लगाया वीट और ग्राम, या फिर हमने क्या लगाया, वीट और मस्टर्ड एक साथ लगा दिया, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। ग्राउंडनट या फिर सनफ्लावर, इन दोनों को एक साथ मिला के लगा दिया। तो इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है कि कुछ इंश्योरेंस हमारे पास रहता है कि अगर एक क्रॉप हमारी फेल हो भी गई, खुदा ना करे ऐसा हुआ, तो दूसरी क्रॉप तो रहेगी ना, तो इंश्योरेंस रहता है यहाँ पर। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, दो या दो क्रॉप तो हम साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं एक ही फील्ड में, ठीक है, डेफिनिट पैटर्न पर। मिक्स्ड में कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होता, यहाँ पर डेफिनिट पैटर्न होता है। जैसे कि ये आपकी क्रॉप सिस्टम है, इतनी जगह में आप लगाओगे एक क्रॉप, यहाँ पर आपने लगा दी दूसरी, फिर यहाँ पर एक क्रॉप, फिर आप यहाँ पर लगा दी दूसरी, इस तरीके से। ए फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद अ फ्यू रो ऑफ सेकंड क्रॉप, एक क्रॉप फिर उसके बाद ऑल्टरनेट दूसरी 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 दूसरी, ऐसे रहे, ठीक है। उसके अलावा बेटा जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, सोयाबीन एंड मेज़ के, फिंगर मिलेट बाजरा के, उसके साथ काउपी, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद इन सब के अलावा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इंटरक्रॉपिंग। अच्छा बेटा प्री प्लांट, जब भी आप ग्रोइंग कर रहे हो डिफरेंट क्रॉप्स की, तो उस लैंड पर आपको प्री प्लांट सक्सेशन एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। सक्सेशन क्या होता है कि जो भी वहाँ पर हमारी क्रॉप्स हमने लगाई हैं, उससे पहले जो वहाँ पर डेड एक्सक्रीटा था, डेड प्लांट्स थे, उन सब का न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे गया है, मिक्सअप हुआ है, आपने उसकी अच्छे से टिलिंग करी है, ठीक है, ये सब हुआ है या नहीं, इसको प्री प्लांट सक्सेशन कहते हैं। और उसमें क्रॉप रोटेशन करना ज़रूरी है। आपने जो क्रॉप लगाई है उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई थी, उसके बाद तो जो पहली वाली क्रॉप आपने वहाँ पर लगाई थी उसका सक्सेशन हुआ या नहीं, ठीक है। नाउ क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटी ये डिसाइड करती है चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर ऑन हार्वेस्ट। अगर क्रॉप रोटेशन आपका प्रॉपरली किया जाता है तब 2 या 3 क्रॉप्स को आप ग्रो करा सकते हो एक ईयर में। तो देखो कितना फ़ायदा है, अगर क्रॉप रोटेशन आप सही से करा रहे हो ना, तो आप 2-3 क्रॉप को एक साथ में मतलब एक साल के अंदर ग्रो करा सकते हो, और उससे आपको गुड हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, अच्छा अमाउंट मिलेगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट बन गई ना, हमारी क्रॉप फाइनल हो गई।
अब बेटा इसको बस मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कैसे किया जाएगा, आपको वहाँ पर वीड जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको हटाना है, इंसेक्ट नहीं आने चाहिए, पेस्ट नहीं आने चाहिए, ताकि हमारी प्लांट्स जो क्रॉप है उसको डिसीज ना हो, राइट। तो वीड को क्या कहते हैं, अनवांटेड प्लांट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं। जैंथियम क्या है, वीड है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब कॉमन नेम इसका गोखरू। पार्थीनियम ये भी एक वीड है, नाम क्या है इसका, गाजर घास। सिप्रीनस रोटंडस इसका मोथा कहते हैं। मैंने शायद इनकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। दे कंप्लीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, ज़बरदस्ती घर वालों ने भेज दिया, ठीक है। ये तो हैं कुछ तो अच्छे बच्चे हैं, ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, घर से तो बहुत रिच हैं, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं है। ऐसे बच्चे होते हैं अनवांटेड बच्चे, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्लास के अंदर, जाओ बाहर जाओ। तो ऐसे बच्चों को हम बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कम्पीट करते हैं। किस चीज़ से कम्पीट करते हैं, वो हमारे फूड रिसोर्सेज से। क्लास में बैठे हुए एसी चल रही है, सीट उन्होंने घेर रखी है, ठीक है, बच्चों के साथ वो शोर मचा रहे हैं, कुछ शोर कर रहे हैं, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अनवांटेड है, हमने इनको बाहर निकाल देना है। जब इनको ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, इनका दिल ही नहीं है, ज़बरदस्ती घर वालों ने भेजा है, तो इनको बाहर निकाल दो, अनवांटेड। बेटा ऐसा करना नहीं है, एग्जाम्पल दिया है मैंने हालांकि हो सकता है ये एग्जाम्पल फिट ना हो, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा होता है, तो आप ये याद रखना। ऐसा नहीं कभी मेरे ऊपर केस डाल दो कि मैम तो बच्चों को ऐसे कह रही हैं ना। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स। वीड क्या करते हैं, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए हमने उनको रिमूव कर देना है कल्टीवेटेड फील्ड से। और अर्ली स्टेजेस में ही ऐसा कर देना, शुरुआत में ही कर देना। ऐसा नहीं कि पूरे साल बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आपने निकाला है उनको, तो बच्चों का तो पूरा साल ख़राब हो गया। तो आपको अर्ली स्टेजेस में ही उनको निकाल बाहर फेंकना है, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, गुड हार्वेस्ट के लिए, ताकि अच्छी हार्वेस्ट हो सके। जनरली जो इंसेक्ट होते हैं जो अटैक करते हैं प्लांट्स पर, वो 3 तरीके से होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी प्लांट्स की रूट को कट करते हैं, या फिर स्टेम को कट करते हैं, या फिर लीव्स को कट कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके के हुए जो कटिंग करते हैं, काट देते हैं। दूसरे होते हैं सक करते हैं, चूस लेते हैं, सेल का सेप, सेल का सारा न्यूट्रिएंट सूख लेते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट उनको सक कर लेते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या हुई, क्या कहते हैं, सक करना, चूस लेना। दे बोर द स्टेम। अगले वाले होते हैं होल कर देते हैं उसके अंदर, स्टेम के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होल कर देते हैं। देखिए कितने खतरनाक लोग होते हैं, मतलब कितने खतरनाक वीड्स होते हैं। तो बेसिकली कुछ बेटा डिसीज़ ये हमें कोज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, इनसे कुछ डिसीज़ हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजेंस का मतलब जो ट्रांसमिट करते हैं सॉइल के जरिए, वाटर के जरिए और एयर के जरिए, ठीक है। तो वीड्स, इंसेक्ट, इन सारी डिसीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और बेसिकली इन कंट्रोल करने के मेथड्स हैं पेस्टिसाइड, जैसे अभी मैंने आपको बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें हमने नीम की बात की थी, ठीक है, एंड एल्गी की बात की थी। तो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, साइड्स का मतलब होता है किल करना, पेस्ट मतलब पेस्ट को किल करना, पेस्टिसाइड्स, हर्ब्स को किल करना, हर्बिसाइड्स, फंगस को किल करना, फंगीसाइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, स्पेशली जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेरी सारी क्लासेस करा करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, बड़ी मेहनत से मैं क्लासेस बनाती हूँ, एंड आई थिंक ये सबसे सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, ठीक है। नाउ उसके अलावा आपको वीड कंट्रोल करने के अलग मेथड, मैकेनिकल रिमूवल, आप मशीन से रिमूव कर सकते हो। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, आप उनको ग्रो ही मत होने दो। तो इस तरह की सीड आप इस्तेमाल करो, ताकि वो टाइमली आप उसकी सोइंग और क्रॉपिंग कर सको, इंटर क्रॉपिंग कर सको, क्रॉप का रोटेशन कर सको, ताकि आपके वीड का कंट्रोल हो, राइट। नाउ अब हमने क्या करना है, देखिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू दी हुई है जो एनिमल प्रोडक्शन के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे ना एनिमल हस्बेंड्री में, ये तो हो गया, चलिए मैं अभी बताती हूँ उसके बारे में। अब लास्ट में हमने जो स्टोरेज किया है, जो प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं, सॉरी क्रॉप्स हमारे पास आ गई है, हमने उसको स्टोर करना है ग्रेन का। कैसे करना है स्टोर का, अच्छी क्वालिटी में करना है, यानी कि फैक्टर कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। तो कुछ फैक्टर्स बायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने क्रॉप जो भी आपने सीड बनाया, आपने वीट लगाया था, चावल लगाए थे, धान लगाई थी, पैडी लगाई थी, एक ही चीज़ें सारी, उनको सबको भर दिया किसी भी बड़े से संदूक में। अब वहाँ पर क्या हुआ, इंसेक्ट चले गए, चूहे चले गए, चूहे रोडेंट्स में आते हैं, फंगस लग गई है, माइट्स लग गए, ख़राब हो गया, ठीक है। एबायोटिक, क्या आपने अच्छे से उसकी मॉइस्चर अच्छे से सुखाया नहीं था, तो मॉइस्चर चली गई, वो ख़राब हो गया, फंगस लग गई। फिर टेम्परेचर सही जगह पे स्टोर नहीं करा, तो बेसिकली इन सारे फैक्टर्स हमें डिग्रेडेशन कर देते हैं, हमारी क्वालिटी को लॉस कर देते हैं, हमारी पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाती है। वो उस सीड को अगर आप दोबारा जर्मिनेट करोगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, उनका कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, उनके ट्रीटमेंट देने के लिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना है अपने वेयर हाउसेस में। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है,
स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करनी है स्टोर करने से पहले, और फिर आपको उसके बाद सनलाइट में उसको अच्छे से शेडी एरिया में पहले सनलाइट में ड्राई करना है, फिर शेडी एरिया में उनको फ्यूमिगेशन देना है ताकि वहाँ से जितने भी केमिकल्स हो, पेस्ट हो, वो सारे ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। ये लास्ट पार्ट है आपकी इस चैप्टर का। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? दूसरा फूड रिसोर्सेज है जो हमें एनिमल्स के जरिए मिलता है। क्या क्या मिलता है एनिमल हस्बेंड्री से? हमें कर्ड मिलती है, फूड मिल्क मिलता है, ठीक है, पनीर मिलता है, और उसके अलावा मलाई भी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। देखिए फेट की अगर हम बात करें तो मिल्क के काउ में कितना फेट होता है? 3.6 ग्राम, प्रोटीन 4 ग्राम, शुगर 4.5 ग्राम, एग में कितना फेट होता है? 12 ग्राम, प्रोटीन 13 ग्राम, मीट में कितना फेट होता है? 3.5 ग्राम, मतलब अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर विटामिन भी लिखे हुए हैं। देखिए मिल्क में जो काउ मिल्क है सबसे ज़्यादा विटामिन B1, B2, B12, B, अच्छा बेटा काम करना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये जो मैंने आपको बताए हैं इनकी डेफिशिएंसी से कोज होने वाले डिसीज़ के बारे में बताना, जितने भी विटामिन यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। आगे हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, और एनिमल इज लाइव स्टॉक्स का, जिसके अंदर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। उनकी फीडिंग, उनकी ब्रीडिंग, ठीक है, डिसीज़ कंट्रोल, ताकि उनका जो फूड हो वो अच्छे से मिल सके, जिस चीज़ जो पार्टनर के साथ वो ब्रीड करने वाले हैं वो अच्छी हो, और डिसीज़ कंट्रोल हो। तो बेसिकली एनिमल बेस्ड फार्मिंग जो होती है इसमें कैटल्स, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग इंक्लूड होती है। कोई आपसे पूछे एनिमल बेस्ड फार्मिंग क्या होती है, तो क्या होती है? कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, बी फार्मिंग भी इसके अंदर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, सबसे पहले हम कैटल फार्मिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली कैटल हस्बेंड्री जो है दो पर्पस के लिए की जाती है। एक तो होता है हमारा मिल्क का पर्पस, ठीक है, मिल्क तो चाहिए। उसके अलावा होता है ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। तो ये जो हम अपनी सोइंग, जो मतलब जो हमारा पहला प्रोसेस होता है अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, बीज लगाने से पहले, जिसको हम सोइंग कहते हैं, तो उससे पहले हम टिलिंग करते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? ड्रॉट लेबर चाहिए। तो ये हम यहाँ पर कैटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में जो कैटल्स है उनकी दो स्पेसीज़ आपको मिलेगी। एक तो होती है बॉस इंडिकस जिसको काऊ कहते हैं, और दूसरी होती है बॉस बुबैलिस जिसको बफेलो कहते हैं। अब मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो फीमेल हैं इंडिया के अंदर, मिल्च एनिमल्स, जो डेयरी एनिमल्स कहलाते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं या फिर डेयरी एनिमल, और जो हम फार्म लेबर के लिए यूज़ करते हैं उनको ड्रॉट एनिमल। अब ये वो वाला ड्रॉट नहीं है बेटा, सूखा पड़ने वाला ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट एनिमल, स्पेलिंग वही है यहाँ पर। नाउ मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स करता है कुछ एक्सटेंड तक लैक्टेशन पीरियड पर। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब वो बेबी प्रोड्यूस करती है, जब तक बेबी उसका दूध पीता है तब तक वो लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि जो उसका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद बर्थ ऑफ द काफ, जब बच्चे का जन्म होता है, काफ उसके बच्चे का जन्म होता है, तब उसके बाद से जो पीरियड शुरू होता है दैट इज लैक्टेशन पीरियड। तो बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन, अभी आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा जब मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई थी इंडिया के अंदर, एक डे मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। बेटा आपको ये भी सर्च करना है कि नेशनल मिल्क डे क्या होता है, इंडिया के अंदर किस दिन सेलिब्रेट होता है। और उसमें एक ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो गाय होती हैं उनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ाने के लिए उनको कुछ इस तरह के हार्मोन्स खिलाए जाते हैं, ठीक है। उस बारे में आप पढ़ना बेटा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अब यहाँ पर एग्जॉटिक जो बाहर की स्पेसीज होती हैं जिनको हम फॉरेन ब्रीडर्स कहते हैं, तो वो हमारे पास है यहाँ पर जर्सी, उसका नाम है जर्सी, ब्राउन स्विस कहते हैं। वो हमने सेलेक्ट करी क्योंकि उसका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है, लॉन्ग होता है। जब वो बच्चे को जन्म दे देती तो लंबे टाइम तक वो दूध देती रहती है। जबकि जो लोकल ब्रीड्स हमारे पास हैं जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल, ये भी एक्सीलेंट रेसिस्टेंस होती हैं डिसीज़ पर। इन पर जल्दी से डिसीज़ इन पर नहीं लगती, मतलब डिसीज़ नहीं होती है, इनको कोई बीमारी नहीं होती है। तो बेसिकली इन दोनों का हमने क्रॉस कराया, जैसे हम वहाँ पर क्रॉस करा रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में प्लांट्स में, यहाँ पर भी हमने क्रॉस कराया और डिज़ायर्ड क्वालिटी के हमने सीड्स इन द सेंस एनिमल्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रॉपर क्लीनिंग, शेल्टर फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरी जगह में रहें, ठीक है। और इनकी रेगुलर ब्रशिंग हो, इन पे जो डर्ट हो उसको रिमूव करा जाए, ये सारे तरीके होते हैं। अच्छी शेल्टर, वेल वेंटिलेटेड एरिया हो, रूफ शेड हो, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। फूड की जो हमने रिक्वायरमेंट है डेयरी एनिमल्स में वो दो तरह की होती है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब जब हम कोई भी एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो जो फूड रिक्वायरमेंट्स वाले डेयरी एनिमल्स होते हैं उनको दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है उनको, और दूसरा उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स की, कि उनको खाना अच्छे से चाहिए। अच्छा खाना दोगे तो अच्छा फूड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उनका जो लैक्टेशन पीरियड है उसको मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? रफ वेज खाते हैं, लार्जली फाइबर्स वाली चीज़ें खाते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं लो फाइबर में जो कंटेंट्स इनको रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स इनको मिलनी चाहिए, अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। तो कैटल्स की जो बैलेंस्ड राशन होता है, बैलेंस्ड राशन जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स
और प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी एक ही तरह के हैं, फाइबर है तो बस फाइबर ही है, उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होते हैं। जैसे हम अपनी बैलेंस डाइट के अंदर देखते हैं ना कि हमें इतना फैट लेना है, इतना अपने प्रोटीन लेना है, इतनी एनर्जी वाले फूड लेने हैं, तो बेसिकली इस तरीके से इन लोगों को भी चाहिए होता है, इनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है अलग अलग न्यूट्रिएंट पर। तो बिसाइड सच न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स। इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी इनको जरूरत होती है, जिससे डेयरी एनिमल्स के मिल्क की आउटपुट बढ़ता है, ज़्यादा अमाउंट में वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा ना, जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री होती है, कैटल्स वगैरह रहती हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके के बाहर से लाके डेयरी एनिमल्स को खिलाए जाते हैं ताकि वो अच्छे अमाउंट में फूड प्रोड्यूस कर सके। बेसिकली बेटा कैटल्स जो होती है ना, ये कुछ बीमारी से भी सफ़र करने लगती हैं, जैसे कि कभी कभी बीमारी से इनकी डेथ भी हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो बेसिकली इनको नॉर्मल पॉस्चर में रखने के लिए हमें इनके ऊपर कोई पैरासाइट ना लगे, बहुत एक्सटर्नल पैरासाइट बाहर से कोई चीज़ इन पे ना लगे, इंटरनल पैरासाइट इनकी बॉडी के अंदर ना जाए। इनकी स्किन जो है वो मेनली ये स्किन डिसीज़, मतलब जनरली होता है ना, इनकी स्किन पे डिसीज़ लग जाती है, उससे इंटरनल पैरासाइट इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों से भी इनको हमें बचा के रखना है। कुछ इन्फेक्शस डिसीज़ भी इनको हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया वायरस से हो जाती है। वैक्सीनेशन हम इनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में वैक्सीनेशन होता है उसी तरीके से, ताकि हम वायरस से इनको बचा सके। अच्छा भैया, वैक्सीनेशन और मेडिसिन, आप मुझे एक डिफरेंस बताओगे वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्लस इसके साथ आपको बताना है एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। मैंने बच्चों को क्लास में बताया, बहुत ही सीधी सी बात, बस एक लाइन की बात करनी है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं करनी। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री मुर्गा फार्मिंग, ठीक है, चिकन फार्मिंग, ठीक है। तो डोमेस्टिक फाउल जो हम बनाते हैं, जिससे एक प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, चिकन मीट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की पोल्ट्री फार्मिंग होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सही तरीके का आपके पास जो ब्रॉलर है, जो मीट है, जो आपने फार्मिंग वहाँ पर की है, जिस चीज़ की आप करने वाले हो, जो भी आपका मुर्गा है उसकी जो वेराइटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पर भी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, जब हमें अपनी ज़रूरत का चाहिए तो हमने क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। किस किस में कराई, इंडिजिनियस जो इंडिया की थी, असील नाम था उसका, और जो बाहर की थी एक्जोटिक, लैगहोर्न नाम था। तो हमने इन दोनों वेराइटी पे फोकस किया और अच्छी वेराइटी का एक चिकन निकाल के लेकर आए हम, जिसमें हमें ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं, ज़्यादा क्वालिटी मिलती है चिकन की, ठीक है। ड्वार्फ ब्रॉलर, ये कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं चिक प्रोडक्शन में। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्मी में उनको अडेप्ट कर सकें, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं। लो मेंटेनेंस, कुछ ऐसी होती है उन पर डिसीज़ विसीज़ नहीं लगती भाई, लो मेंटेनेंस वाली उनको ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की। रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, इस तरीके से हमने अलग अलग वेराइटी का अपना चिकन प्रोड्यूस किया है। तो असील इंडिया की थी, लेगहॉर्न फॉरेन की थी, इन दोनों को मिक्स करा के नई वेराइटी बना ली। नाउ एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा, देन इसमें कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे बताइए, वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर फिश प्रोडक्शन, हम फिश को कैसे करते हैं, कैप्चर भी करते हैं हम फिश को, और कल्चर भी करते हैं फिश का, फिश फार्मिंग का कल्चर, यानी कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। तो मरीन फिश भी होती है इंडिया के अंदर। अच्छा, मरीन लाइन इंडिया में कितनी है, 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है जो डीप सी के अंदर जाती है। कैसे कैसे होती है 7500, आप बताना मुझे, ठीक है ना। पॉपुलर मरीन फिशेज जो वेराइटीज़ होती है उसमें पॉम्फ्रेट, मैकरेल, टूना, सार्डाइंस, बॉम्बे डक, ये सारी होती हैं मरीन फ़िश, ठीक है। और यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी आपको दिखाई हुई है, देखिए मैक्रोबैक्टीरियम रोसेनबर्गी, ये फ्रेश वाटर की है और ये मरीन की है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मरीन फिश का स्टॉक होता है वो फर्दर डिप्लेट हो जाता है और ज़्यादा हमें फ़िश की डिमांड होती है, और इस तरीके से हम फ़िश का कल्चर कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं मेरीकल्चर। तो वैसे तो फ़िश कल्चर होता है, लेकिन जब मरीन फ़िश का कल्चर किया जाता है तो उसको मेरीकल्चर कहते हैं। इनलैंड फिशेस, जो फिशेस वाटर सोर्सेज के अंदर, कैनाल्स में, पोर्ट्स में नीचे की तरफ होती हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर होती हैं, उनको हम इनलैंड फिशेस कहते हैं। और ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज, सी वाटर, फ्रेश वाटर मिक्स करके जो एशुरीज बनता है, एशुरीज क्या होता है, जब आपका सेलाइन वाटर और फ्रेश वाटर एक जगह मिलता है उसको एशुरीज कहते हैं। तो यहाँ पर एशुरीज, लेगून्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इनलैंड फिशेस के लिए। इन फिशेस का हम क्या करते हैं, कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन राइस क्रॉप में भी किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि मिक्सड क्रॉपिंग कर लो, उसके साथ जो आपके एनिमल्स हैं, क्रॉपिंग आपने यहाँ पर लगाई और उसके साथ आप एनिमल्स वहाँ पर छोड़ दो। तो जैसे आपने राइस लगाया तो राइस में पानी तो होता है नीचे, पैडी फील्ड्स में वहाँ पर आपने फिशेस भी छोड़ दी। तो बेसिकली जो मेरीन फिशेस होती हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है अपनी क्रॉप के साथ में, पैडी फील्ड के साथ में। इंटेंसिव फार्मिंग कैन बी डन कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर, लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पेसीज आर यूज इन सच सिस्टम। तो बाहर की स्पेसीज और इंडियन स्पेसीज को भी हम यूज़ करते हैं। देखिए बेटा,
कतला जो होती है आपकी, कतला उसको कहते हैं हिंदी में, ये सरफेस फीडर होती है, पानी की सरफेस के ऊपर फीड करती है। ये पानी है आपका सरफेस पे रहती है, तो हम पहचान जाते हैं ये सरफेस वाली है। रोहू जो होती है वो मिडल जोन में रहती है पानी के पॉन्ड में। मिरागल्स ये आपकी कॉमन क्रेप्स, ये दोनों बॉटम बीच में रहती है, बॉटम फीडर। और ग्रास क्रॉप जो होती है ये आपकी वीड्स पे फीड करती है। तो बेसिकली इन्होंने अपना अपना तरीका बना लिया है कि भाई मैं तो ये खाती हूँ, जैसे हम लोग हैं ना कि मैं फ़िश खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं सिर्फ चना खाता हूँ। तो इस तरीके से फ़िश ने भी कर लिया कि मैं किसकी जोन में चीज़ों को खाऊंगी ताकि कंपटीशन रिड्यूस हो सके और सब के सब अच्छे से रह सकें, सस्टेनेबिलिटी रहे। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कंपोजिट फ़िश कल्चर में कि बहुत सारी फ़िशेज़ अगर एक ही मानसून पीरियड में फीड करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही मानसून पीरियड में फीड करने लगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी फूड की। ठीक है, तो इस तरह की कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है फिश फार्मिंग में कि लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स का मतलब यहाँ पर किससे है, जो आपकी फ़िश होती है उसका एग जो होता है उससे यहाँ पर इसका मतलब है। हमें यहाँ पर क्या देना होता है, हार्मोनल स्टिमुलेशन देना होता है इंश्योर करने के लिए कि जो हमने प्योर फिश सप्लाई करी है वो अच्छी डिज़ायर्ड क्वांटिटी का होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर बी कीपिंग आती है, जैसे मैंने आपको बताया था। हनी का हम वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, अपना हनी जो हम बनाते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस में, वो बहुत उसमें लो इन्वेस्टमेंट हम लगाना चाहते हैं और जनरली होता भी है, लो इन्वेस्टमेंट उसमें होती है और हमें ज़्यादा अमाउंट में वो चाहिए होता है। उसके साथ हमें वैक्स भी मिलता है जो एक मेडिसिनल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वेराइटीज़ की हनी हमारे पास है, जैसे कि एपिस कैरिना इंडिका इंडिया की होती है, इंडियन बी और एपिस डोरसाटा। एपिस क्या होता है बेटा, यहाँ पर एपिस यहाँ पर जीनस और डोरसाटा स्पेसीज। ठीक है, एपिस फ्लोरा ये एक लिटिल बी है, इटालियन बी को हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। तो ये भी आपकी अच्छी जो इंक्रीज इनसे ज़्यादा अमाउंट में आपको हनी मिलता है उसको हम वो वेराइटीज़ यहाँ पर है। ठीक है, बेसिकली जो वेराइटी कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियली हम हनी बनाते हैं। ये कुछ प्लांट यहाँ पर दिखाए गए हैं हनी प्रोडक्शन के। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द बी हाइव्स इन एन एपियरी, जहाँ पर इनका अरेंजमेंट होता है उसको एपियरी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एपियरी क्या होती है, जहाँ पर बी हाइव्स का अरेंजमेंट होता है। और ये हनी का एक्सक्रेटर है जहाँ से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इटालियन बी ज़्यादा हनी कलेक्शन करती है, ज़्यादा हनी को प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली बेटा जो वैल्यू होती है हनी की और जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है पास्टुरेज पर और फूड फ्लावर के अवेलेबिलिटी पर, कितना अच्छे तरीके का वहाँ पर अवेलेबल है फ्लावर ताकि वो नेक्टर को ले सके, क्योंकि फ्लावर से ही बनना है पॉलन का कलेक्शन। तो इन एडिशन फाइनली हम कह सकते हैं कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्टुरेज एंड काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, सेवरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में, मैक्रो न्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में, मैन्यूर फर्टिलाइजर किस तरीके से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स ये सारी चीज़ें। देन आपको अलग अलग इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इफ़ यू